नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की हत्या के मामले पर बिहार सरकार अपनी विशेष अधिकारियों की टीम तमिलनाडु भेजेगी। ये टीम तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए हमले की हकीकत जानने जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को इसे लेकर निर्देश दिया है। बीजेपी नेताओं ने इस मामले पर सीएम नीतीश से मुलाकात की थी। बीजेपी नेताओं की मांग के बाद नीतीश कुमार एक्शन में आया और उन्होंने अधिकारियों की टीम भेजने का फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई मामले पर बिहार हेड क्वार्टर के एडीजे लॉ एंड ऑर्डर जे.एस. गंगवार के मुताबिक तमिलनाडु मामले में जो नाम और नंबर सामने आया था सभी पर बात करके जानकारी दी गई है। सभी लोग सुरक्षित हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में चीन का दबदबा खत्म होने जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पर इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए $70 करोड़ का निवेश करने की तैयारी में है। यह भारत में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इससे कंपनी भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में एक नया प्लांट लगाएगी। ताइवान की कंपनी यह कंपनी आईफोन मेकर एप्पल इंक को सप्लाई करती है। बेंगलुरु में 300 एकड़ में बनने वाली प्लांट में आईफोन के पार्ट्स बनाए जाएंगे। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिकी कंपनियां चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट कर रही है और उनके लिए भारत पसंदीदा विकल्प बनकर उभरा है। फॉक्सकॉन के चेयरमैन यांग लू ने इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। 8 महीने में वह दूसरी बार प्रधानमंत्री से मिले। पुरानी पेंशन योजना को लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर सुब्बा राव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का कुछ राज्यों का फैसला एक पीछे जाने वाला कदम होगा। इससे लागू होने से आम जनता के पैसे का लाभ सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को लागू होने से आम लोगों की आमदनी का कुछ हिस्सा सरकारी कर्मचारियों को दे दी जाएगी, जबकि आम जनता में ज्यादातर पास कोई विशेष सामाजिक सुरक्षा नहीं है। सरल भाषा टैक्स के पैसे से पुरानी पेंशन योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाती है। कर्मचारी पेंशन के रूप में अंतिम प्राप्त वेतन के मुकाबले 50% राशि पाने का हकदार है। ओपीएस को एनडीए सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से बंद करने का फैसला किया था। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गौतम अडानी पर घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि यह घोटाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में हुआ। उन्होंने कहा प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे। लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी कोयला खदानों को आवंटन खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि कोयला खदानों का आवंटन नियमों के विपरीत हुआ और प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। आप नेता ने कहा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला खदान के आवंटन रद्द हो जाते हैं और उसके बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में कहा था कि कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने पूरे देश के चेहरे पर कालिक पोत दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2015 में कोयला खदानों के आवंटन को लेकर संसद में एक एक्ट बनाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राज्य सरकारों को बिजली उत्पादन के लिए जो कोयला खदानें दी जाएगी वह किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दी जा सकती है। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में शामिल हुए विदेश प्रतिनिधियों को गुरुग्राम में सुखद अनुभव मिला। भारत में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक के मेजबान हरियाणा को लेकर विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधि गुरुग्राम में मिले। आदर सत्कार और यहां की संस्कृति से बेहद प्रभावित नजर आए। गुरुग्राम में 1 से 3 मार्च तक आयोजित बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक लड़ाई पर हुए मंथन में शामिल विदेशी प्रतिनिधियों ने अपने शब्दों से भारत में मिले सम्मान व सत्कार की प्रशंसा करते हुए खुशी जताई। G20 के अस्थायी सदस्य इंडोनेशिया के प्रतिनिधि बूंदी संतोषा ने एंटी करप्शन वर्किंग की बैठक में शामिल होने के लिए पहली बार भारत आए। उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम शहर में आयोजित बैठक में शामिल होने के अनुभव को प्रशंसनीय बताया। भारत में गुरुग्राम की मिलेनियम सिटी के तौर पर पहचाना है। इस बैठक के लिए गुरुग्राम में पहुंचने पर मिले सम्मान व सत्कार की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को कहा कि उनका समूह आंध्र प्रदेश में 10,000 मेगावाट क्षमता की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएगा। राज्य में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही कि हम अपना निवेश जारी रखेंगे और हम राज्य में 10,000 मेगावाट क्षमता की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएंगे। उन्होंने कहा कि रिलायंस ने अपनी KGD6 परिसंपत्तियों और उससे जुड़े गैस पाइपलाइन में लगभग 1.50 लाख करोड़ का निवेश
प्रदेश के अंबानी ने कहा कि आज रिलायंस के D6 बेसिन में जो गैस उत्पादन कर रहा हुआ देश में स्वच्छ ऊर्जा बदलाव को गति दे रहा और जल्द ही कुल गैस उत्पादन में करीब 30% का योगदान देगा। मुकेश अंबानी ने आगे यह भी कहा कि समूह आंध्र प्रदेश में 50,000 रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। साथ ही देश भर में राज्य के उत्पादों को पहुंचाने के लिए रिलायंस रिटेल प्रदेश से कृषि आधारित उत्पादों और अन्य उत्पादों की अधिक से अधिक खरीद करेगी। रिलायंस जियो के बारे में उन्होंने कहा कि जियो 5G का क्रियान्वयन आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में 2023 के अंत तक पूरा हो जाएगा। तो दुनिया लगभग बीते 3 सालों से कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, जिसने अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। वर्तमान में भी कोविड वायरस बना हुआ है। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 283 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना वायरस के सक्रिय मामले बढ़कर 2525 के पास पहुँच गए हैं। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बीते दिन के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2439 थी, जबकि 1 मार्च को इनकी संख्या 2335 दर्ज की गई थी। तो वहीं सक्रिय मामले आज बढ़कर 2525 के पास पहुंच गए हैं, जबकि 1 मार्च को 268 नए मामले सामने आए थे, जबकि 28 फरवरी को 240 नए मामले मिले थे। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो रहा है कि कोविड के मामले में फिर से इजाफा होने लगा है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।